नमस्कार साथियों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो कल आरओ का पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करना चाहता हूँ कि कैसा पेपर आया था और किस तरीके से हम पेपर को टैकल कर सकते हैं और कल के पेपर के बारे में ही कि कितना सरल था या फिर कितना कठिन था या कैसे संभाला जा सकता था, आगे की क्या रणनीति होगी। कुछ इन्हीं बिंदुओं पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। पहले तो समय का अभाव ही रहता है मेरे साथ भी, क्योंकि ट्रेनिंग भी साथ में है और अपनी तैयारी भी साथ में है, तो इसलिए जब भी समय मिलता है मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। अभी अन्य बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले यही, कल आरओ का पेपर हुआ। जिसने भी आप में से जिसने भी पेपर दिया होगा अच्छा रहा होगा, क्योंकि पेपर एक अच्छा था, लेवल भी उसका बहुत हाई नहीं था। बशर्ते जो रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन था उसके लिए समय का थोड़ा अभाव पड़ रहा था, इसलिए शायद थोड़ा शॉर्ट उसमें आपके मार्क्स हो सकते हैं। बाकी अगर आपकी तैयारी ठीक है तो जीएस उत्तराखंड और जो भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही थे, मतलब आप आसानी से उन्हें टैकल कर सकते थे। अगर सबसे पहले डिकोड करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देते हैं। पहले हम जो 100 नंबर की जीएस थी, जिसमें उत्तराखंड, नेशनल जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, कुछ 2-3 क्वेश्चन साइंस के थे और 2-3 क्वेश्चन फिर जो कंप्यूटर के थे उनकी बात करते हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में तो मुझे नहीं लगता किसी जो मतलब बेसिक भी पढ़ा है जिसने उसको दिक्कत रही होगी। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा लॉजिक के आधार पर सही हो सकते थे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड का कि जो मुख्य न्यायालय है उसे हुजूर दफ्तर किसने कहा है। अब देखिए, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मतलब आपने भी अगर कहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको लॉजिक के बेस पर कैसे क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन हमने पढ़ा है नरेंद्र शाह द्वारा पहली बार जो टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की थी, नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी, 1838 में की गई थी, जिसका मुख्य न्यायाधीश वो मुकुंद लाल जी को बनाते हैं। तो अब उससे पहले के तो रह गए, यानी जो प्रताप शाह ऑप्शन थे या फिर जो कीर्ति शाह ऑप्शन में था वो तो हट जाएंगे। बचा उसके बाद नरेंद्र शाह के बाद आता कौन है, मानवेंद्र शाह ही आते हैं, और मानवेंद्र शाह ऑप्शन में शायद मेरे ख्याल से नहीं था, तो आंसर नरेंद्र शाह ही बनेगा। इसलिए थोड़ा लॉजिक के आधार पर भी जो आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे वो बनाए जा सकते थे। मतलब बाकी बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी थे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन, या फिर विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन हो गया। या फिर अन्य भी मेरे पास पेपर है, मतलब मैंने जो भी क्वेश्चन देखे थे, मतलब अगर आप एक अच्छे स्तर की तैयारी, अच्छे स्तर की भी नहीं, एक अगर आपने तैयारी कर रखी है, कुछ किताब आपके अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो आप आराम से कर सकते थे। ऐसा कोई अब रानी गुलेरिया जैसे क्वेश्चन, किस आपको पता है प्रताप शाह की वाइफ है, तो उसका उत्तराधिकार किसको सौंपा। प्रताप शाह का बेटा उत्तराधिकारी कौन था, कीर्ति शाह था, उसने संभाल लिया होगा वो। आज़ाद पंचायत कहाँ की थी, ये क्वेश्चन आए थे। तो मतलब मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के मैंने क्वेश्चन गिने नहीं किए थे, मतलब जितने भी आए थे उत्तराखंड से उसके 80 to 90% आपके सही होने चाहिए थे। मतलब आप उसे अपनी तैयारी को, अगर कोई आप अगर तैयारी के पहले स्टेज पे है तो आपका आकलन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप अगर अभी पढ़ रहे हैं और अभी एग्जाम दिया है तो फिर तो एक बार आपको सिलेबस तो अपना पूर्ण करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में मैं कहूँगा अगर 100 जितने भी क्वेश्चन थे उसका 80% आपको सही करना था, तो अगर इतना है तो आप अभी रेस में बने। अब बात आती है नेशनल जीएस की। नेशनल जीएस में भी अगर बात की जाए तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो आराम से टैकल किए जा सकते थे, मतलब सरल लेवल के ही थे, उसमें कठिन कुछ ऐसा था नहीं। एक बुक का नाम पूछा था उसने जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखी थी। अब आपको थोड़ा लॉजिक यहाँ पर लगाना चाहिए ना, क्योंकि हमने इतना पढ़ते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारे रिव्यूज दे के गए हैं। वो उसके कितने कथन हमने पढ़े हैं, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं कि ये कथन किसका है, ग्रेनविल ऑस्टिन का है। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो पुस्तक लिखी है वो ऑस्टिन की हो सकती है, मतलब आप एक थ्रू द गैस एक जा सकते थे उसमें, मतलब इतना कठिन उसमें आपको कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अगर मैं अन्य क्वेश्चन की बात करूँ तो बाकी मतलब पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन की बात की जाए तो पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आए थे मेरे ख्याल से सब इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे। एक वित्त आयोग का आया था, अब बशर्ते मतलब आपने देखा ही है पंचायती राज से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका कर्तव्य था कि उसके जो भी 243A से 243O तक हैं वो आपको कंप्लीट होने चाहिए थे। अब अगर नहीं भी हैं तो वो गलत हो गया, तो जो कठिन क्वेश्चन है वो गलत हुए तो उसका आपको नुकसान ज़्यादा नहीं है। अब देखिए राइट टू प्राइवेसी कौन सी है, अनुसूची से क्वेश्चन आया था और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से आया था। ऐसे क्वेश्चन जो आप गलत तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और संविधान सभा का सलाहकार कौन है, ये सभी क्वेश्चन पॉलिटी में मैं कहूँगा जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से एक या दो ही टफ थे, बाकी सब किए जा सकते थे। जो थोड़ा एडवांस लेवल का, मतलब जिसने थोड़ा भी अपना आईक्यू लगाया होगा दिमाग, क्वेश्चन आना या ना आना से पहले आप उसको टैकल करने की आपकी क्या अप्रोच है उस पर भी बहुत सारा दिमाग डिपेंड करता है। अब देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन एक बुक है, उसके इसने पुस्तक का नाम पूछा है, लेखक का नाम पूछा है। अब एक है प्रभु चावला, एक है सुशांत रुडोल्फ, एक है MP सिंह और एक है ग्रेनिल ऑस्टिन। अब मतलब थोड़ा सोचने समझने की क्षमता अपनी विकसित करिए और सोचिए कि आपने ऑस्टिन का नाम कहीं भी सुना है तो अगर फिर भी मतलब ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपको लगता है कि ये तीन तो नहीं हो सकते, फिर भी अटेम्प्ट करिए। रिस्क है लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट भी तो है। ऐसे क्वेश्चन को मत टैकल करिए जो आती नहीं तो फिर आंख बंद करके वाला नहीं है, ये आता है। मतलब एक हमारे जो
सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो ज्ञान है ना, उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो पॉलिटी आराम से करी जा सकती थी। और अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे जो कठिन भी थे। अब लेकिन ऐसा है ना, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन करे जा सकते हैं, कौन से नहीं करे जा सकते। अब जैसे एक क्वेश्चन था गोरक्षा समिति, गोरक्षा मंडल जो भी था 1941 में, किसने स्थापित किया उसे। अब देखिए चारों ऑप्शन पढ़िए उसमें। अगर आपने मदन मोहन मालवीय जी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो तो हम जानते हैं कि वो थोड़ा कट्टरवादी हिंदू थे। मतलब कट्टरवादी हिंदू का तात्पर्य कि हिंदू धर्म को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। अब हिंदू धर्म में आपको पता है कि जो गाय है उसको अधिक पवित्र माना जाता है, तो उसके संरक्षण के लिए अब मालवीय जी अधिक हिंदू धर्म को मानते हैं और कट्टर हैं, तो शायद रिग्रेसिव नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा देंगे जो हिंदू धर्म के मत में होगा। अब हिंदू धर्म में जैसे गाय को मारना खराब माना जाता है ना, तो अब गौ रक्षा समिति बनाएगा कौन, जो अधिक हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। तो मदन मोहन मालवीय इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता था। और जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की मदद किसने किया था। अब आपने 3 ऑप्शन मतलब किसने करी थी सीधे पता नहीं है, तो आपको ये तो पता है ना गांधी जी के जो गुरु थे वो गोखले थे। अब गोखले से पहचान कैसे बनी होगी, शायद कहीं मिले होंगे सीधे। अब जब वो दक्षिण मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपने गोखले उनके गुरु का नाम सुना, तो इस आधार पर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था। अब ये करते अटेम्प्ट तो सही हो जाता आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को टैकल करिए जो आपको मतलब थोड़ा गलत भी हो सकता है, अब सही भी हो सकता है उसमें। अब ऐसे क्वेश्चन में नहीं कह रहा जो आता ही नहीं है फिर भी आप तुक्का मार रहे हो, वो नहीं। जो थोड़ा सा भी अंदर से लगता है कि क्या पता कर लूँ अटेम्प्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। हिस्ट्री में फिर कुछ तो आए थे, जैसे कुछ क्वेश्चन थे चोल किसके सामंत थे, चोलों में विजयालय किसका सामंत था, ऐसे कुछ। अब ये आपने जब अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी होगी तभी बना पाएंगे। और एक क्वेश्चन था जो कांग्रेस है वो शिक्षित भारतीयों का मेला किसने कहा है। अब ये भी थोड़ा आप मतलब नहीं करे जा सकने वाले ही थे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। अब आपने एग्जैक्टली पढ़ा है तो फिर कर सकते थे आप। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे या फिर गलत भी हुए हैं तो इनसे आपकी कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ने वालों के भी गलत हुए, जिसने नहीं पढ़ा उनके भी गलत हुए। जिसने अब क्योंकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना, जो किताबों में नहीं मिलते हैं वो हैं। अगर आप लॉजिक के आधार पर इन्हें सही कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो अटेम्प्ट मत करिए, ठीक है। तो जीएस में हमने देखा पॉलिटी सरल थी। हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, ठीक ठाक लेवल की थी। उत्तराखंड तो ईजी लेवल की थी, मैंने बताया आपको। और कुछ जो जनगणना से क्वेश्चन आए थे, नगरीकृत कौन है, सर्वाधिक जो भी था, एक क्वेश्चन था जिसमें मेघालय आंसर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें है, ये सब थे। अब ये आपने जब पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ये लूसेंट में सारी जानकारी दी गई है, आप इसे कवर करिए। आपकी जीएस केवल लूसेंट से ही हो जाती थी, जो भी इसमें आई है ना जीएस, हिस्ट्री आई हो, पॉलिटी आई हो, या फिर जो भी ज्योग्राफी के जनगणना से संबंधित चीज़ें आई हो, वो सब इसमें दी गई थी। अगर आपने जीएस में वही जितने भी आए थे उसका आपको अप्रॉक्स 70% तो करना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी आए थे 30% ही टफ थे। अगर आप उसको नहीं भी करते, 70% भी करते, तो आपका एक निश्चित स्कोर में आप आ सकते थे। तो उत्तराखंड में आपका स्कोर, जीएस में आपका स्कोर। अब देखिए कंप्यूटर बहुत बेहद ही सरल आई थी। अगर कंप्यूटर में भी आपको अगर थोड़ा तो, जैसे अब बग को ढूंढने की प्रक्रिया डिबगिंग, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, या फिर OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या इसका फुल फॉर्म होता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आपका शायद दिक्कत किया होगा जो IPv4 होता है। अब ये मतलब मैं इसको दिक्कत की श्रेणी में डालता हूँ, जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा। इसका 32 बीट वाला है ना जो इसका, अब जिसने पढ़ा है वो कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए दिक्कत की बात नहीं है। ये आपकी कट ऑफ पे प्रभाव नहीं डाले, लेकिन जो सरल क्वेश्चन हो आपको वो जरूर करना। अब साइंस के देख लीजिए, साइंस में भी इजी साइंस पूछी थी उसने, एंटासिड जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर सिंकोना की छाल जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर एक और था, एक ही क्वेश्चन उसमें मुझे दिक्कत का लगा, जो एक वो था जिसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला, वो आंसर नहीं था। लोहे की छड़ की जो सामग्री थी वो आंसर था जिसमें, मतलब तो वो एक जब जो फिजिक्स का छात्र होगा वही उसे अधिकतर कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अन्य जो क्वेश्चन है वो आपको करने मतलब प्रयास जरूर करना चाहिए था, वो आपको आपकी रेंज में होने चाहिए थे। और करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स एक इतना मतलब कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, 100 में से 14-15 अगर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इतनी इजी करंट अफेयर्स पूछी है उसने, कितने तो ईओ के पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं उसने। तो ध्यान दीजिए, अगर आप करंट में मैं कहता हूँ 14 से 15 में से आपको सब पढ़ा होगा तो 14 से 15 के 15 सही हो सकते हैं, 1-2 भी गलत हो रहे हैं तो मतलब 12 से 13 आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं। 1-2 गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप करंट को पूरा स्किप नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि SSS नहीं पूछता है, PSC पूछता है, तो आप क्या किस भरोसे, एग्जाम तो दोनों कराने वाला है ना वो, मतलब एक एग्जाम PSC का हो रहा है अब अगला एग्जाम SSS करेगा, क्या आप उस बीच सारा भूल जाएंगे क्या। करंट को लगातार अपने रिदम में बनाए रखिए, करंट पढ़ते रहिए। SSS नहीं पूछता है तो अगला एग्जाम PSC का है भाई, उसके लिए तो तैयार करो। तो तब तक आपका करंट तैयार होना चाहिए, उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला। और
ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एससी नहीं पूछ रहा है तो आप नहीं करोगे, क्योंकि अगला एग्जाम पीएससी का है, तब तक के लिए तो आपका करंट तैयार हो ही रहा है ना। और एक जनरल अवेयरनेस भी हमारी बनी रहती है कि क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है देश में। तो करंट के अगर आपने सही किए हैं तो मैं मानता हूँ इसमें से 100 में से जो अच्छा पढ़ के क्या होगा 80 इसमें से कर सकता है। 85 वाले भी हैं, 85 भी मैं कहता हूँ आ सकते थे इसमें। लेकिन अगर आप 75 to 80 कर पा रहे हैं जीएस में, मतलब 75 तो आपको मस्त चाहिए इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर कवर अप कैसे करेंगे आप वहाँ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के लिए टाइम कम बच रहा था। मैथ्स वाले छात्र, मतलब मैथ्स वाला होने के बावजूद फिर भी 3-4 क्वेश्चन अगर छूट गए हैं तो मतलब दिक्कत थी। तो आपको जीएस में 75 to 80 आने चाहिए। अब मैं एक जनरल अवेयरनेस में मानता हूँ कि 110 नंबर आपको चाहिए इसमें। 110 में एक औसतन के आधार पर कह रहा हूँ, 110 चाहिए तो 75 यहाँ ला रहे हैं, तो आपको वहाँ फिर भी कितने चाहिए, 35 क्वेश्चन चाहिए। और 35 अब उसका लेवल जो रीजनिंग थी सरल तो थी, लेकिन वही ना, टाइम कम बच गया उसके लिए। अब जो इसके पास स्पीड थी उसने किए होंगे। अगर आप वहाँ 35 से 35 तो आपको मस्ट चाहिए, वहाँ भी 35 लाए हैं। या फिर अगर आपका यहाँ स्कोर ज़्यादा है 80 to 85 है तो वहाँ तो फिर आप 30 में भी चल जाएगा आपका 110 तक। लेकिन 35 से 40 तक आपका स्कोर वहाँ होना चाहिए था। अभ्यास वही, जो लंबे क्वेश्चन उनको नहीं करना है, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो टाइम थोड़ा भी 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है उसको हटाइए, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को करिए। और उसमें ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही मुश्किल वाले थे, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन थे जो नहीं बन पा रहे थे, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा था, या फिर 5 मिनट से ऊपर का टाइम लेते। अन्य क्वेश्चन थे जो थोड़ा आप अगर, अब यही है ना, अब मैं सभी का नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग मैथ्स में बेहद, मतलब मैथ्स से बहुत खौफ खाते हैं। कई लोग बनाने का प्रयास ही नहीं करते। अब आपको एग्जाम निकालना है तो ऐसा तो है नहीं कि 50 नंबर का आप स्किप करके जाएंगे, कुछ तो तैयार करेंगे ही ना। अब वही है, रणनीति की बात है। आपने अगर बेहतर तरीके से तैयार किया है तो 35 वहाँ प्लस 75 यहाँ इक्वल करो 110 15 है। जनरल में 110 आपका 15 है, तो आप एक सेफ जोन में मैं मानता हूँ। अब क्या पता 105 से 110 वाले भी आ जाएं। अब मैं इतना एग्जैक्टली तो मैं भी क्या ही बता सकता हूँ, लेकिन एक पेपर, क्योंकि जीएस मुझे जहाँ तक लगता है जीएस बहुत सरल थी। आप 80 to 85 आ रहे हैं कि उसमें, तो कितनों के आ रहे होंगे, मतलब कईयों के। और 75 to 80 तो आपके आने चाहिए। 70 अगर आपका स्कोर 110 बन रहा है तो 105 से 110 भी बन रहा है तो आप अच्छा है, प्रयास करते रहिए। और डिकोड करने का एक यही है हमारा मकसद कि डिकोड का तात्पर्य होता है कि केवल कट ऑफ बताना नहीं, कौन सा सेक्शन कितना ईजी पूछा गया था उस पर चर्चा करिए। उत्तराखंड बहुत ईजी थी, करंट अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत ईजी थी, उसमें से केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चन उसमें से सही करे जा सकते थे। अब एक तो नहीं भी, मतलब मैं कह रहा हूँ सारे के सारे भी सही हो सकते हैं। और जो नेशनल जीएस का लेवल है, अब जीएस ऐसी है कि जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ है, गलत होंगे तो सबके गलत होंगे, लेकिन जो इजी वाले हैं वो तो आपके गलत कतई नहीं होने चाहिए, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए थी। साइंस के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन, थोड़ी साइंस की जर्नल अवेयरनेस हम इधर उधर से भी सुन लेते हैं। अब अगर आप अपच के रूप में किसी मतलब वो पेनिसिलिन था, कुछ पूछा था उसने, एंटीसेप्टिक, वो तो यूज़ नहीं करेंगे ना उसमें, इतना तो थोड़ा ध्यान हम भी रख सकते हैं उसका। तो एंटासिड जैसे उसमें क्वेश्चन बन गया, या फिर 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। मतलब जो सरल है वो तो सबके लिए सरल, जो क्वेश्चन दिक्कत वाले करने हैं वो अन्य के लिए भी दिक्कत ही करेंगे ना। कोई अगर उनको भी सही करता है तो वो टॉप कर जाएगा, और हमें यहाँ टॉप करना है नहीं, टॉप करके क्या करना है, हमें क्वालिफाई करना है पेपर। तो साइंस का आपको स्कोर 1-2 गलत हो सकते थे, बाकी सही होने चाहिए थे। कंप्यूटर में भी 1-2 गलत हो सकते, बाकी सब इजी पूछा था। नेशनल जीएस में जो टफ रहा होगा वो 3-4 क्वेश्चन टफ थे उसमें, 3-4 क्या 5-6 क्वेश्चन टफ थे उसमें। अगर आपने नहीं किए हो या फिर गलत हुए हैं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो सरल वाले थे वो आपको जरूर से करने चाहिए थे। और उत्तराखंड में तो आपको गलत वाला कोई मुझे लगता नहीं था कि मतलब सारे के सारे भी सही हो सकते थे उसमें, मतलब उत्तराखंड इतनी ईजी आई थी, मैं कह रहा हूँ। अब हो सकता है कि आपका तैयारी का स्तर कहाँ, स्टार्टिंग में तो आपको टफ लगी होगी, बीच में पहुंचे तो थोड़ा सरल लगी होगी, और जो टॉप मोस्ट लेवल पर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत सरल होगी ही, ठीक है। आप 110 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो आप मेहनत करते ही रहिए, क्योंकि आपने देख लिया, पैटर्न देख लिया ना, किस हिसाब से करंट को डालिए, जो अनकन्वेंशनल जीएस आ रही है उसको उसके अनुसार ढलना शुरू करिए। उत्तराखंड का वही पता है आपको, बेसिक्स तो कवर करिए, फिर एडवांस लेवल पर जाए। अगर आपका पहले बेसिक्स कवर नहीं है फिर आप सीधे एडवांस पे जाते हैं तो वो आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक रणनीति के तहत चलिए। अब कैसे हम सभी विषयों को लेकर चलें आगे आने वाले एग्जाम में, इस पर मैं आप एक अगली वीडियो अगली बार बनाऊंगा। और फिलहाल यही है कि 110 जनरल की कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ इसमें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगली वीडियो में एक कल ही डालूंगा कि कैसे हमारी रणनीति हो, फिर हम आगे क्या रखेंगे प्लान, उसके हिसाब से आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना सहयोग मेरे साथ जरूर से बनाए रखें, आपके सहयोग से ही मैं यहाँ पर वीडियो डालने के लिए भी प्रोत्साहित होता हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।